नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम सब जानते हैं कि नर्सिंग एक नोबेल प्रोफेशन माना जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि नर्सिंग एक नोबेल प्रोफेशन है। नर्सेज जो होती है वो हमेशा पेशेंट के साथ काम करती है, पेशेंट के साथ रहती है, पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करती है। 24/7 पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है और इसीलिए नर्सिंग को एक नोबेल प्रोफेशन माना जाता है। लेकिन क्या आप दोस्तों जानते हैं कि नर्सिंग का वर्तमान स्वरूप क्या है? नर्सिंग का वर्तमान में पैटर्न क्या बन चुका है? नर्सिंग की क्या रेपुटेशन है? जैसा बाहर दिखता है वैसा शायद अंदर है नहीं। माफ करिए दोस्तों, लेकिन नर्सिंग का जो वर्तमान स्वरूप है वो बहुत ही बदतर है। नर्सिंग की जो पैटर्न है, नर्सिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही क्रिटिकल है। कोई भी विद्यार्थी 12th के बाद या तो जीएनएम करता है या बीएससी नर्सिंग करता है। जीएनएम में भी क्राइटेरिया इस प्रकार का है कि उसको 3 साल की डिग्री प्लस 2 साल का और पोस्ट बेसिक बीएससी कोर्स करने के बाद ही उससे डिग्री माना जाता है। 3 साल उसने कॉलेज में बर्बाद किए, 2 साल उसको पोस्ट बेसिक करने में लगे, 3 + 2 5 ईयर, लगभग 5.5 साल के बाद वो नर्सिंग ऑफिसर का सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होता है। उसमें कितना खर्चा होता है देख लीजिए आप। नर्सिंग में 3 साल का प्लस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भले ही आपने गवर्नमेंट से करी हो, 2.5 लाख के करीब उसमें खर्चा होता है। और अगर आपने प्राइवेट जीएनएम करिए तो 3 से 4 लाख उधर चले जाते हैं। यानी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना और जीएनएम करना बराबर माना जा रहा है। और दूसरी ओर बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी फीस 50,000 पर ईयर 4 साल के बाद वो कंप्लीट होती है। उसके बाद आप नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हो। ये बात तो हुई एकेडमिक सेशन की। तो बड़ा सवाल नंबर 1 ये है कि अगर बीएससी नर्सिंग 4 साल की होती है, उसके बाद सीधा आप नॉर्सेट के लिए एलिजिबल होते हो, तो जीएनएम को करवाने का क्या मकसद रहा फिर? जीएनएम में आप जो एडमिशन लेते हो वो 80-20 के रेशियो के बेस पे लेते हो, अच्छी बात मानी। लेकिन आप बीएससी नर्सिंग में ऐसा क्यों नहीं? जबकि नॉर्सेट में जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आरक्षण है, 80-20 का रेशियो है। जबकि बीएससी नर्सिंग में जो एडमिशन होता है उसमें 50% है। यानी मेल और फीमेल जितने भी आ सकते आ जाते हैं। तो फिर जीएनएम को बंद ही क्यों नहीं किया जाता और 80-20 का रेशियो क्यों लागू किया? दूसरा सवाल, अगर जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी करने के बाद ही नॉर्सेट के लिए एलिजिबल होते हैं तो फिर जीएनएम को ही बंद क्यों नहीं किया जाए? क्यों इन सभी प्रोसेस से व्यक्ति को गुजरना होता है? क्यों उसको 5 साल बर्बाद करने के लिए इसमें डाला जाता है? लेकिन इसके लिए कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि कोचिंग वाले अगर बोले तो उनका जो बिजनेस है वो डगमगा जाएगा, नीचे गिर जाएगा। वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी कोचिंग के लिए वही स्टूडेंट आए जो बीएससी नर्सिंग किए हुए हो। वो तो ये चाहते हैं कि जीएनएम वाले भी आए, वो हमेशा आए, क्योंकि जीएनएम के बाद 2 साल पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी, तो 2-3 साल वो भी यहाँ करेगा और इसलिए उनका बिजनेस चलता रहेगा।
ऑनलाइन कोचिंग वाले कभी नहीं बोलते, क्योंकि उनका जो बिजनेस है, उनकी जो इनकम है वो इन्हीं बेरोज़गार स्टूडेंट से आती है। और यही जो स्टूडेंट है ये बेचारे जीएनएम के बाद 3-4 साल और क्या करेंगे, कोचिंग ही लेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता। राजस्थान गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है वो परमानेंट वैकेंसी कभी नहीं होती। वो जो वैकेंसीज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती हैं, यूटीबी पे होती हैं, ठेके पे होती है, और उनके हालात भी बहुत ही ख़राब है। तो तीसरा सवाल यह है कि जीएनएम को बंद ही क्यों न किया जाए, लेकिन ये कभी नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट इन चीज़ों में अड़ा रहेगा, इन चीज़ों में परेशान होता रहेगा। इसलिए ना तो कोई कॉलेजेस वाले बोलेंगे, ना तो कोई कोचिंग वाले बोलेंगे, और गवर्नमेंट को तो करना ही क्या है। इस एकेडमिक सेशन के बाद हम बात करते हैं उसके बाद वाली। मान लीजिए आपने जीएनएम के बाद कोई वैकेंसीज आई और उसमें आप लग गए, तो नर्सिंग प्रोफेशन का वर्तमान स्वरूप ऐसा है कि गवर्नमेंट में तो फिर भी ठीक, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की हालत बेहद ही खराब है। इस दुनिया का एक भी प्रोफेशन ऐसा बता दीजिए जिसमें आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी होती है या 6 और ड्यूटी करनी होती है, और जिसमें आपको मुश्किल से 400, 300 या यहाँ तक कि 200 रुपये मिलते हैं, हाईएस्ट 500 रुपये तक मिलते हो। ऐसा कोई प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन है बता दीजिए आप। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल की क्लिनिकल ड्यूटी में नर्सेज को ये भुगतना पड़ रहा है। पूरे राजस्थान में या पूरे इंडिया में आप देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में नर्सिंग में सैलरी इतनी ही होती है। दूसरी बात, गवर्नमेंट सेक्टर में मान लीजिए जॉब लग जाए, नर्सिंग प्रोफेशनल की जॉब लग जाए जीएनएम के बाद, तो दोस्तों अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगती है तो 7-8 हज़ार रुपये पर मंथ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगती है 40,000 रुपये पर मंथ, और यहाँ तक नर्सिंग ऑफिसर बनता है 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ। यानी नर्सिंग में सबसे जो ऑप्टिमम पोस्ट होती है, जो ऑप्टिमम पोस्ट होती है जो नर्सिंग ऑफिसर, उसकी सैलरी 60-70 हज़ार रुपये। ऐसा कोई प्रोफेशन बताओ जिसका जो ऑप्टिमम पोस्ट है उसकी सैलरी सिर्फ इतनी होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, वर्तमान समय में नर्सेज की इतनी संख्या बढ़ गई है, इतनी तादाद बढ़ गई है कि हर कोई प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर रहा है, हर कोई यूटीबी पे लगना चाहता है, हर कोई संविदा पे लगना चाहता है, हर कोई एनजीओ में लगना चाहता है। और नर्सेज के नॉर्सेट में जो एग्ज़ाम होता है नर्सिंग ऑफिसर का एम्स में, उसमें 80-20 का रेशियो लागू है। उसमें 80% फीमेल, 20% मेल ही लेते हैं। अभी जो राजस्थान में 50% टीचर्स आरक्षण रिजर्वेशन जो था उस पर इतने आंदोलन हुए, इतना हुआ, लेकिन नर्सेज में ये कभी नहीं हुआ। सबसे बड़ा दोस्तों नर्सिंग यूनियन खुद का है, नर्सेज खुद का है, यूनिटी नहीं है। मेन 3 रीजन है। जो सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट होता है उसके माइंड में एक ही चलता है, मुझे सिर्फ 1 सीट चाहिए, भले 80-20 का रेशियो, मुझे तो 1 सीट चाहिए, उसका माइंडसेट वो होता है। दूसरा, वो लोग होते हैं जिनके पास पॉलिटिकल अप्रोच होती है, बड़े बड़े नेताओं के साथ अप्रोच होती है, सपोर्ट होता है, तो उनके माइंड में एक ही चलता है, हमें एनजीओ या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगना है। तीसरे वो होते हैं जिनके माइंड में एक ही चलता है कि हमें गांव में जाना है, प्रैक्टिस करनी है,
और अपना गुजारा करना है। इसलिए कहाँ एकता होगी, कहाँ यूनिटी होगी? सबके पाथवे क्लियर है, लेकिन नर्सेज का जो ये फ्यूचर है ये एक गर्त की तरफ जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए आने वाले समय में ये 80-20 से 100 कब हो जाए पता ही नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, रिजर्वेशन के साथ साथ कोई भी नर्सिंग ऑफिसर बनता है तो उसकी सैलरी इतनी होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ऑप्टिमम जो पोस्ट होती है, सबसे अबव लेवल की जो पोस्ट होती है नर्सेज में, वो नर्सिंग इंचार्ज, उससे ऊपर कभी होती नहीं। और वो तब बनेगा जब उसकी एज ऑफ रिटायरमेंट के पास में आ जाएगी। तो कोई भी एक ऐसा प्रोफेशन बता दीजिए जिसकी ऐसी हालत है। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में जो नर्सिंग स्वरूप है वैसा कोई भी स्वरूप होगा। जो नर्सिंग पैटर्न है, नर्सिंग स्ट्रक्चर है, नर्सिंग बेस है, नर्सिंग बैकग्राउंड है, इट इज़ वर्स्ट एवर। हालांकि ये भी है कि नर्सिंग एक प्रोफेशन की मान्यता नहीं, उसको मेडिकल प्रोफेशनल के अंतर्गत माना जाता है। काम नर्सिंग करते हैं, काम नर्सेज करते हैं, ऑनेस्ट लेवल पे करते हैं, पूरी लगन के साथ करते हैं, लेकिन सैलरी नाम मात्र की। क्लिनिकल हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, सुदूर क्षेत्र की बात करें, वेस्टर्न एरिया ऑफ राजस्थान की बात करें, तो नर्सेज की हालात ऐसी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको कंटिन्यू 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी 300 या 400 रुपये से ज़्यादा आपका पे आउट नहीं आता। लेकिन गांव में एक मजदूर अगर कोई मजदूरी करने जाता है, सुबह जाता है, शाम को वापस आता है, 700-800 रुपये लेकर घर आता है। लेकिन नर्सेज की यह हालत है। इतना ही नहीं, इससे बड़ा ये है कि नर्सेज कोई भी पेशेंट आता है उसके साथ कम्युनिकेट करता है, फाइलें बनाता है, ड्रग्स कैलकुलेशन करता है, डॉक्टर को कॉल करता है, डॉक्टर अपना बता देता है पेशेंट को एडमिट कर दीजिए, ये इन्वेस्टिगेशन करा देना, बस। पेशेंट से बात कौन करेगा? नर्स करेगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन बोलेगा? नर्स बोलेगी। कैसे पेशेंट आते हैं, किस तरह से आते हैं, कम्युनिकेशन कौन करेगा? नर्स करेगी। पेशेंट को एडमिट कौन करेगा? नर्स करेगी। इंजेक्शन कौन लगेगा? नर्स लगेगी। कंसेंट कौन लेगा? नर्स लेगी। और बाकी जो नर्सिंग केयर होती है वो तो नर्स इसको देनी होती है। पे आउट के लिए कौन बोलेगी? नर्स बोलेगी। 24/7 केयर कौन करेगी? नर्सेज करेगी। लेकिन नर्सेज की ये हालत मजदूर से भी बदतर है। ये कहना गलत नहीं है। एक ठेकेदार और एक मजदूर की जो हालत है वो डॉक्टर और नर्सेज से आप सिमिलर मान सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सच है दोस्तों। कोई गलती हो तो माफ़ करना, लेकिन एज ए नर्सिंग स्टूडेंट मैंने जो अभी तक सीखा है, मैंने जो इस नर्सिंग प्रोफेशन में जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से नर्सिंग जो प्रोफेशन की जो हालात है, इट इज़ वर्स्ट। मैं ये नहीं कहता कि नर्सिंग प्रोफेशन मतलब गिरा हुआ ही है, इसमें किसी को भी नहीं आना चाहिए, या ये मतलब बहुत ही बुरा है, लेकिन बुरे के बराबर मान सकते हो आप। और अगर अभी तक भी नर्सेज यूनिटी नहीं हुई तो आने वाले टाइम में ये निरर्थक ही माना जाएगा। और इसीलिए आपने जो शुरुआत में जो पोस्टेज देखी, कभी आता नर्सेज हड़ताल पे, कभी आता है कि नर्सेज ने ये किया, कभी आता है कि नर्सेज ने वो किया।
सेव मेल नर्सेस। नर्सेस अपने प्रोफेशन से मेंटल क्राइसिस। क्यों? क्योंकि उनकी हालात ही ऐसी, वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। पेशेंट की केयर का उनका पूरा, पेशेंट की केयर मतलब नर्सेस का मतलब ही सेवा करना, लेकिन सेवा के हिसाब से उनको जो आउटकम होता वो तो मिलना चाहिए, बट नेवर। माफ़ करना दोस्तों, कुछ गलत भी बोला गया हो सकता है, आपको बुरा भी लग गया हो सकता है नर्सिंग प्रोफेशन पे कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है, लेकिन जो रियलिटी है अभी तक जो मुझे लगा वो रियलिटी यही है दोस्तों। बाहर से लगता है कि नर्सेज आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, कंपाउंडर साहब आ गए, लेकिन जो उनकी जो वर्तमान हालात है, जो इंटरनल सिचुएशन है, दैट्स इट। नो एनी कंप्रोमाइज, नो एनी एक्सक्यूज, इट इज़ द रियलिटी ऑफ नर्सेस, नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशनल। बड़े लोग होंगे या हो सकता है बड़े नर्सिंग स्टाफ हो, तो उनको लग सकता है कि ये ऐसे बोल रहा है, या मतलब अभी से इतना बड़ा ज्ञान दे रहा है, अभी से ऐसा बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसने क्या देखा। मैं मान सकता हूँ, आई नो कि अभी तक मुझे इन आगे की चीज़ों के बारे में क्या एक्सपीरियंस होता है नहीं पता, लेकिन 3 ईयर कोर्स, 3 ईयर GNM प्लस कुछ हॉस्पिटल की क्लिनिकल ड्यूटी के आधार पर आप इसका जो बेस है, इसका जो बैकग्राउंड है, बिहाइंड द कॉज है, वो तो आप जान ही सकते हो। और यही है दोस्तों, रूट कॉज यही है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये रियलिटी कैसी लगी, इस पर आपका क्या ओपिनियन है आप बताइए ज़रूर। और जो रियलिटी थी वो मैंने आपके सामने रखी। फिर भी अगर कुछ गलत बोल दिया है, अगर कुछ मिस्टेक टाइप आपको लगा है, तो मुझे माफ़ करिएगा। बाकी इसके पार्ट 2 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।